Good afternoon, sir. So for internal training, we all have come up here. First of all, I would like to thank everyone to spare some time for this training. So I welcome you all. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग और बहुत ही मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है ये, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैं कई बार ट्रेनिंग कर भी चुका हूँ। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप कुछ कहना चाहें तो अनम्यूट कर लें, अदरवाइज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो मैं ये बता रहा था कि पर्सनली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए, मैं कई बार इसके ऊपर ट्रेनिंग कर भी चुका हूँ। आज हम लोग थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाकर ये डिस्कस करेंगे कि जैसे इनोवेशन इन टीचिंग है ना, या इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, कैसे हम लोग अपने टीचिंग स्टाइल में इनोवेशन ला सकते हैं, इनोवेशन का इनपुट कर सकते हैं। Although I am pretty much sure that everyone present here is capable of, or he or she is always trying to put some innovations in his or her teaching style, isn't it? Please आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्या मैं सही हूँ या नहीं। Yes, sir. ऑलमोस्ट सभी लोग सभी वेल एजुकेटेड हैं, सब लोग ट्राई करते हैं। तो आज हम लोग कलेक्टिवली ये बात करेंगे कि क्या क्या इनोवेटिव मेथड्स हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। First of all, I would like to introduce myself. I am Amit Kumar, ECT Physics. Along with that, I am actually in charge of this school. देखिए, स्लाइड का शुरुआत मैंने कुछ इस प्रकार से किया है कि हम सभी जो टीचर्स हैं या और भी जो मेंबर्स हैं, सभी लोग रिकॉग्निशन चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ लोग रिकॉग्नाइज करें, और स्पेशली स्टूडेंट के दिल में हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि उनके दिल में एक जगह बनाई जाए और लोग रिकॉग्नाइज करें। सब लोग इस बात को मानते होंगे। और जब हम इतिहास को पलट के देखेंगे, अगर हम इतिहास को उठाकर देखते हैं या एनालाइज करते हैं, तो एक बात समझ में आती है, बहुत सारी बातों में एक बात ये निकल के आती है कि जिस भी टीचर ने स्टूडेंट के दिल को या ओवरऑल ह्यूमैनिटी को जिसने टच किया है, जिन्होंने इतनी बड़ी पहुंच बनाई है अपने स्टूडेंट और कम्युनिटी में, सोसाइटी में, वैसे ही लोगों को लोग ज़्यादा दिन तक याद रखते हैं, है कि नहीं। जिन भी टीचर्स ने ऐसा काम किया, हम लोग पढ़ते भी रहते हैं न्यूज़पेपर में कि इस टीचर ने, इस जगह के टीचर ने कुछ ऐसा किया। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ने अपने स्कूल के दीवारों पे, स्कूल के, आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा सा, स्पेशली बिहार या अदर स्टेट्स में गवर्नमेंट स्कूल का थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कम रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं रहता है। तो वहाँ पे दीवारों को उन्होंने एक टारगेट बनाया और सभी स्टूडेंट की मदद से बहुत ज़्यादा उसको कलरफुल, मीनिंगफुल पिक्चर से भर दिया। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि जिसने भी स्टूडेंट के दिल को छुआ है, वही टीचर सबसे ज़्यादा याद किए जाते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? प्लीज टेल मी। राइट सर। थैंक यू मैम। तो हम लोग बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे जी। सर। तो जो मेरा आज का जो भी मेरा इंटरेक्शन है, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट ये है, मतलब उसका जिस्ट ये है, ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ तो उस पूरे पीपीटी में, इस पूरे सेशन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट, इवैल्यूएट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सर्टिफिकेट दिया ना, काहे नहीं दिया, बात कीजिए सीबीएसई से।
3 तारीख वाला नहीं दिया। बात कीजिए मेरा रामायण सर, रामायण सर, म्यूट करिए जी सर। जी सबसे पहला पॉइंट। अरे भाई आप लोग शांत रहेंगे तब ना। अब आप लोग म्यूट, माइक म्यूट करिए। सर कंटिन्यू प्लीज। जी 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 पांडे सर। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि इवैल्यूएट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग एज वेल एज मल्टीमीडिया टीचिंग मेथड्स। तो शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे कि जो भी साथ साथ क्लास चला रहा है। अब तुम लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं। अजय तिवारी सर, देखिए आप सबसे गुजारिश है आप लोग अपना माइक म्यूट रखें, क्योंकि ये ट्रेनिंग में रिकॉर्ड भी होती है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल। तो देखिए रिस्पेक्टेड मेंबर्स, हम डायरेक्टली ये नहीं बोलना चाहते हैं कि सभी टीचर्स को अपना मेथड में इनोवेशन लेके आना है, इनोवेटिव टीचिंग ही करना है हमेशा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इवैल्यूएट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग एज वेल एज मल्टीमीडिया टीचिंग मेथड्स। आप खुद इसको ऑब्जर्व करें या हमें खुद इसको ऑब्जर्व करना होगा कंपैरेटिव स्टडी से कि हम चॉक और डस्टर लेकर के बोर्ड पे खड़े हैं और लेक्चर दिए जा रहे हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है या हम कुछ मल्टीमीडिया टीचिंग टूल्स का उपयोग करें, लाइक फोटोज, वीडियोज, है ना। और जैसे कोई एग्जांपल है तो कुछ एक्सपर्ट्स को हम लेकर के आ गए, मान लीजिए कुछ टेक्निकल टॉपिक पढ़ाना है या कुछ एसएसटी का ही हमको, अगर फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली एसएसटी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा और मैं जितने भी एसएसटी के एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी उनकी भी मीन्स फीडबैक लेना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉन साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि चलो साइंस में तो बहुत सारा इनोवेशन किया जा सकता है, कई तरह तरह की मशीन को दिखा सकते हैं, तरह तरह की मीन्स गैजेट्स को दिखा करके हम परफॉर्म कर सकते हैं या क्लास को कंडक्ट कर सकते हैं, मगर एसएसटी, इंग्लिश, इन चीज़ों में कैसे इनोवेशंस को लाया जाए। तो अश्विनी सर, सरोज सर, कहीं ना कहीं एसएसटी के एक्सपर्ट्स या इंग्लिश के एक्सपर्ट्स में ऐसी पॉइंट आती होंगी, है ना। तो हम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अश्विनी सर जी। जहाँ तक बात है सोशल स्टडी में इनोवेशन की, तो हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए, जैसे स्टोरी, जैसा कि नेचुरली जाना जाता है कि एक बोरिंग सब्जेक्ट है, जनरली लोग कहते हैं। जी जी ठीक है, तो उस जो कहने की जो बातें मैं बताना चाहूंगा, तो स्टोरी को कहीं ना कहीं बेस्ड हिस्ट्री को बताना होगा। ठीक है, हिस्ट्री को स्टोरी बेस्ड में, और एक दूसरे पीरियड को, एक दूसरे कह सकते हैं घटनाओं को दूसरी घटनाओं के साथ अगर इंटरलिंक्ड करके हम अगर स्टोरी को बताया जाए बच्चों को, तो कहीं ना कहीं एक फिल्म क्रिएट होगी, एक स्टोरी क्रिएट होगी, और उससे बच्चे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे एक पीरियड से दूसरे पीरियड को। बिल्कुल अश्विनी सर, बिल्कुल। इसमें क्या है, हाँ, हिस्ट्री में पीरियड की गैपिंग बच्चों की कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग को ब्रेक करती है। ठीक है, बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं वहाँ पे तोड़ती है। जैसे कि अगर एक फिल्म देख रहे हैं और फिल्म में अगर बीच के गैपिंग को नहीं देखा जाए और लास्ट को देखा जाए और शुरू के देखा जाए, तो फिल्म की अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आती है, बिल्ड नहीं हो पाती है। सेम एज सोशल स्टडी में पार्टली अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री पे है। हिस्ट्री में जैसे अगर मैं किसी भी पीरियड की बात करूँ, चाहे एंशिएंट की बात की जाए या फिर मॉडर्न या मिडिवल की, तो एक पीरियड से दूसरे पीरियड का रिलेशंस बिल्ड करते हुए स्टोरी के मेथड से अगर बताया जाए, तो हमें नहीं लगता कि होल लाइफ बच्चा वो फॉरगेट कर पाएगा। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी और उसको एक्सप्लेन करने में भी बच्चे को हेजिटेशन नहीं होगी। बिल्कुल अश्विनी सर, मैं आपने काफी अच्छा बताया। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसा आपने आप जो स्टार्ट किए बोलना, शुरू में ही आपने बोला कि बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट रहता है कि एसएसटी थोड़ा सा बोरिंग है। हालांकि बोरिंग नहीं है, एसएसटी मोस्ट इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग को आज वही डिस्कस करना है कि हम लोग कैसे कैसे क्या इनोवेशंस ला सकते हैं। ऑब्वियसली एसएसटी में हम कुछ गैजेट तो नहीं दिखा सकते हैं, कुछ सॉलिड चीज़ें तो नहीं दिखा सकते हैं, तो हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे माइंड मैपिंग और इन चीज़ों की वजह से। तो इसमें टीचर का ही वैल्यूएशन, जैसे अश्विनी सर अपना खुद राय दे रहे थे, वैसे ही हम सभी टीचर्स को या और भी जो लोग हैं उनको खुद ही इवैल्यूएट करना होगा कि हम जो फॉलो कर रहे हैं
वही बेस्ट है या उससे और भी थोड़ा सा अच्छा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं या कुछ अलग टूल्स भी यूज कर सकते हैं। तो इवैल्यूएशन सबसे इम्पोर्टेंट है। खुद अगर हमको लगता है कि नहीं चॉक डस्टर से ही हम बोर्ड पे इनोवेटिव डायग्राम और ये सब से कर रहे हैं तो दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि हमको बाहर की चीज़ों को ही लाना है, बोर्ड पे भी कई सारे इनोवेशन हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या है 2D डायग्राम बनाते हैं, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट लोग हैं जो 3D डायग्राम बोर्ड पे ही बना देते हैं और उसी से समझा देते हैं बहुत सारी चीज़ें। इसमें बायो के जो एक्सपर्ट्स हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री जो एक्सपर्ट्स हैं ये लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। तो सेल्फ इवैल्यूएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टीचिंग मस्ट इंक्लूड 2 मेजर कंपोनेंट्स, सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं टीचर केवल पढ़ाता केवल लेक्चर देने के लिए नहीं। टीचिंग इज जस्ट अबाउट शेयरिंग इंफॉर्मेशन। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के आए हैं तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मगर एज अ टीचर हमारा ये भी काम है कि हम बच्चों की जो बातें हैं उनके जो इंफॉर्मेशन है उसको भी हम लोग सुने। हनुमान सर प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। हनुमान सर। तो टीचिंग मस्ट इंक्लूड 2 मेजर कंपोनेंट्स, सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। हमको इंफॉर्मेशन देना भी है और इंफॉर्मेशन लेना भी है। और इसी शेयरिंग मेथड को, इसी जो मेथोडोलॉजी हम यूज करेंगे कि कैसे हमको इंफॉर्मेशन शेयर करना है और किस प्रकार से हम इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे, इसी कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमको थोड़ा बहुत इनोवेशन लाना है। लेकिन इस प्रोसेस का मेन पर्पस क्या है? बच्चे को एजुकेट करना, बच्चे को लर्नेट करना। और बेनिफिट्स ऑफ इनोवेटिव मेथड्स, बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं? मतलब अगर हम अपने जो मेरा कोर टीचिंग स्टाइल है उसमें हम अगर कुछ इनोवेशन लाते हैं तो उससे हमको फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा आप सभी लोग जानते हैं, सबसे बड़ा फायदा होगा जो बच्चों की लर्निंग प्रोसेस है, जो लर्निंग टेक्निक है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। और जब आप सफल हो जाएंगे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने में, तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से क्लास को कंट्रोल कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से उनकी गाइडेंस कर सकते हैं। सो बेनिफिट्स ऑफ इनोवेटिव मेथड्स इज इम्प्रूव लर्निंग प्रोसेस एंड स्ट्रेंथन गवर्नेंस। तो मेरे ख्याल से मेरे जो पीपीटी का जो एब्स्ट्रैक्ट है आप सभी लोगों ने इसको थोड़ा सा करीब महसूस किया होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सरोज सर आपको कहना चाह रहा था। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये तो खैर आप टीचर्स को बताने की सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था इसलिए मीटिंग हैंग हो गई थी। Ravindra Mishra sir, please mute yourself. तो थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, उसके लिए वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। अब मैं बता रहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, अब ये चीज़ तो ऐसा बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, आप हम सभी लोग इस प्रोफेशन में हैं, जानते ही हैं कि एजुकेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया में जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी
धर्म, जाति है, सब लोग ये मानते हैं कि हमारे जीवन में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है एंड दैट इज नॉलेज। ऑल रिलीजन्स अटैचेस ग्रेट इंपॉर्टेंस टू नॉलेज एंड एजुकेशन, और इसी चीज को फॉलो करते हुए हमने ये प्रोफेशन चुना। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुरान में भी जब कुरान की शुरुआत होती है तो सबसे पहला वर्ड यूज होता है दैट इज इकरा। इकरा मीन्स रीड। और जो लोग बहुत ज़्यादा लर्नेड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्कॉलर होते हैं, उनको अलीम कहा जाता है। हमारे स्वामी विवेकानंद, द ग्रेट फिलोसफर स्वामी विवेकानंद, इन्होंने भी कहा एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ठीक है ना? मतलब ऑलरेडी हम लोग जो मनुष्य में जन्म होता है तो हम लोग स्कॉलर ही होते हैं। सभी लोग जैसे टीचर या नॉन टीचर, सभी लोग के अंदर जो इनपुट है वो एज ए स्कॉलर ही है। बस उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, इवेंचुअली परफॉर्म करने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है। They are not students of our generation where they sit down and listen. I think things have changed now. They want to explore, cut and paste. तो ये एक पॉइंट है जो आज के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा एनालाइज करते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। हम लोग इस रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि इनोवेशन क्यों ज़रूरत है। हालांकि ये तो सेल्फ इवैल्यूएशन जैसा है कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन की ज़रूरत है कि क्या हम जो कर रहे हैं ट्रेडिशनली वो ठीक है या कुछ इनोवेशन लेकर के आए। तो हम लोग थोड़ा एनालाइज करते हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग। ट्रेडिशनली जो टीचिंग के मेथोडोलॉजी है उसको हम पॉइंट वाइज देखते हैं। प्री टेक्नोलॉजी एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट, द टीचर इज द सेंटर और द सोर्स। तो सबसे बड़ा आज के डेट में एक ड्रॉबैक हो चुका है अगर हम ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते हैं। तो यहाँ ये है कि टीचर जो है वो, टीचर इज द मेन सोर्स। जो टीचर बोलेगा वही क्लास सुनेगी, जो टीचर बताएगा, जैसा इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, क्लास के स्टूडेंट्स वही चीज को एब्सॉर्ब करेंगे। आप खुद भी ऑनेस्टली सोचेंगे, क्या हम कभी खुद 2-4 बच्चों को डैशबोर्ड के पास खड़ा करके, पोडियम के पास खड़ा करके, और हम अगर ये कहें कि बेटा आप लोग पढ़ के आए हैं और खुद आप पढ़ाइए, आपको पीपीटी नहीं देना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना है, आपको पढ़ाना है। जैसे हम लोग किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं उस प्रकार से आपको पढ़ाना है। तो अगर शायद इस प्रकार की चीजें हम शुरुआत करें तो ये कहीं ना कहीं एक इनोवेटिव टेक्निक होगी। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग में एजुकेशनल मटेरियल इज द इंफॉर्मेशन और द मैसेज। ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता है, जो एजुकेशनल मटेरियल मतलब जो नोट्स है, जो ग्राफ्स है, जो डेटा है, वही मेन इंफॉर्मेशन है, वही मेन मैसेज है। ट्रेडिशनल मेथड्स में कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते हैं, कुछ सॉलिड मटेरियल्स नहीं होते हैं, कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स बहुत कम होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में स्टूडेंट इज द रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन। यहाँ पर स्टूडेंट केवल इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, बहुत ज्यादा उनको शेयर करने का मौका नहीं दिया जाता। शेयर करने का मौका दिया जाता है मगर दे टेक इट एज ओनली अ प्रेजेंटेशन। और ट्रेडिशनल मेथड में एक ड्रॉबैक ये निकल के आता है कि अगर हम सिर्फ पोडियम के पास खड़े होकर के लेक्चर दिए जा रहे हैं, बच्चे सुनते जा रहे हैं, तो मोनोटोनस हो जाता है। और अगर हम बच्चे को फ्रीडम नहीं देंगे तो जो आजकल के बच्चे हैं जो इंफॉर्मेशन कई जगहों से ग्रैब करते हैं, लाइक इंटरनेट एंड सम वीडियोस, मल्टीमीडिया मेथड्स, अगर हम उसको फ्रीडम दें तो वो लोग हो सकता है हमसे ज़्यादा कुछ नई चीज़ पढ़ के आए और क्लास को शेयर करें। एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई करेक्ट और नॉट? देखिए रिस्पेक्टेड मेंबर्स, मैं यही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इनोवेटिव मेथड्स, और मैं जो इनोवेटिव मेथड्स यहाँ पे एज अ ट्रेनिंग टॉपिक में डिलीवर कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को मैं अभी ही फॉलो कर रहा हूँ, अभी राइट नाउ।
इसीलिए मैं बीच में जो पूछ रहा हूँ क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं ठीक हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ पीपीटी देख करके बोलता जाऊँ, अपने नॉलेज शेयर करता रहूँ, तो कहीं ना कहीं ये एक मोनोटोनस हो जाएगा, एंड दैट कैन बी ट्रीटेड एज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ delivering lectures, isn't it? तो हम लोग को स्टूडेंट को सिर्फ रिसीवर नहीं बनाना है, हमको रिसीवर सिर्फ नहीं बताना है कि बच्चे बस आए क्लास में बैठे और सुन के चले गए। द डिलीवरी मीडियम चॉक एंड टॉक मेथड, ओवरहेड प्रोजेक्टेड ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रेडिशनल मेथड को थोड़ा सा और एडवांस करने के लिए चॉक एंड टॉक वर्ड यूज किया जा रहा है। चॉक एंड टॉक मतलब आप लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और उसके साथ साथ ओवरहेड प्रोजेक्टर जो कि हमारे क्लास में लगे हुए हैं, उसका हम बहुत ज़्यादा यूज करें, एक्सटेंसिव यूज करें। हर टॉपिक, हर छोटे से टॉपिक, जैसे किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो हम उसका एक 3D डायग्राम लेकर के तुरंत शो कर दिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा सा आगे आएंगे और हमारी जो डिलीवरी है वो कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। In such lectures, students assume a pure passive role and their concentration fades off after 20-30 minutes. तो आप सब लोग ये फील करते होंगे कि अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू पढ़ाते जाएं बच्चों को, तो हार्डली 20 या 25 मिनट के बाद वो अपना कंसंट्रेशन खो देते हैं। एग्री और नॉट? अगर हम सिर्फ खड़े होकर के बोलते जाएं, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, बोलते जाएं, है ना, तो बच्चे क्या अपना कंसंट्रेशन, वो इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम टू टाइम, मतलब हर 5-10 मिनट में हमको कुछ ना कुछ नया करना रहेगा क्लास में, क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए और इस पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक्सीलेंट करने के लिए। अमित सर, ठीक है with you, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जी। कि जैसा कि ट्रेडिशनल मेथड आपने बताया, ट्रेडिशनल मेथड आज वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में बच्चों को वो रिसोर्सेज नहीं थे इंफॉर्मेशन के जो आज हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चीजें बच्चों को कहा जाता है कि पढ़ा रहे हैं, हम इस बात से निश्चित तौर पे ये कहना चाहेंगे कि हम पढ़ाते नहीं है बच्चों को। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उनके इंफॉर्मेशंस को कहीं ना कहीं मॉडरेट करते हैं, सजाते हैं, उनकी सूचनाओं को बस सजाने का काम करते हैं, हम नहीं पढ़ा सकते। मैं जनरली क्लास में बोलता भी हूँ कि देखो, आप लोगों से मैं ज्यादा नहीं हूँ पढ़ा लिखा, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम सिर्फ डेकोरेट कर सकते हैं जो आपके लाइफ में ये यूजफुल हो सकती है। अगर इस तरह की एजुकेशन अगर बच्चों में अब डेकोरेट करने का प्रोसेस तो उसको इजियर, चाहे वो ट्रिक के माध्यम से, चाहे स्टोरी के माध्यम से, चाहे वो किसी कॉन्सेप्चुअल मेथड से, सब्जेक्ट या मैं स्टडी के सब्जेक्ट में बात करूं तो कॉज एंड इफेक्ट फॉर्मूला, अगर ये अनम्यूटेड प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स, प्लीज जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज अपने आप को म्यूट करें। संजीव सर, अभिनव सर, तो वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। और हम लोग शुरू में ही पहले ही वर्ड यूज किया गया, बाकी लोग, प्रिया मैम, अपन हिसाब पक्का रख दिया। प्रिया अभी मैम, हमरो निकालेंगे मामा, अभी का तो इसीलिए पहले ही हम लोगों ने जो शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज वी आर गोइंग टू शेयर। और हम केवल पढ़ाने नहीं आए हैं, बच्चों को फ्रीडम भी देना है ताकि वो भी अगर कुछ नया पढ़ के आए हैं तो all the honorable teachers are requested to mute themselves.
तो हम लोग अब ये काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या हैं ट्रेडिशनल मेथड्स में। लाइक टीचिंग क्लासरूम विद चॉक एंड टॉक इज वन वे फ्लो। अगर हम सिर्फ चॉक एंड टॉक करते रहे हैं बोर्ड पे तो वन वे फ्लो हो जाएगा, है ना। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 लाइन जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने समराइज करने का कोशिश किया है। देखिए, आई हियर आई फॉरगेट। अगर हमको केवल कोई भी टीचर या हम कोई भी अपने फ्रेंड से या घर में भी हम फील करते होंगे, अगर मुझे कुछ सामान लेकर के आना है, अगर मेरी मॉम ने बोला कि ये सामान लेकर के आओ और मैं अगर सिर्फ सुन लूँ, है ना, और वापस निकलूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा ध्यान भटकता है बाहर, तो उसमें क्या है कि भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सब लोग ये फील करते होंगे कि अगर 10 सामान अगर आपके मॉम डैड ने बोल दिया कि लेकर के आना है तो ऑब्वियसली 10 में से 8 हम भूल ही, मतलब 2 तो भूल ही जाते हैं। इस चीज़ से हम सभी रिलेट करते हैं। तो जैसे हम बड़े होकर के भी सुनने के बाद भूल जाते हैं, तो ये तो बच्चे ही हैं। ऑब्वियसली बच्चे केवल सुनेंगे तो वो 100% भूल जाएंगे थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों के बाद। तो आई हियर एंड आई फॉरवर्ड, आई सी एंड आई बिलीव। तो इसीलिए सुनाने के अलावा हमारा फर्ज है कि हम उसको कुछ दिखाएंगे। दिखाना इन द सेंस, अगर कोई भी टॉपिक हम कर रहे हैं, कोई भी डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ फिजिकल गैजेट, कुछ मूर्ति ही, व्हाटएवर, कुछ जो हमको समझ में आए, जो हम मेरे बेस्ट नॉलेज में मिले, हम बच्चों को सुनाने के साथ साथ कुछ दिखाए भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फिजिक्स की क्लास ले रहा था, तो स्टील बॉल जैसे टेम्परेचर वगैरह पढ़ाना है, तो ऑब्वियसली हम बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, टेम्परेचर लिख भी सकते हैं कि एक बॉल है, ये 100 डिग्री सी पे है, व्हाटएवर। इसकी जगह अगर हम सिंपल सा 10 रुपए का एक बॉल ही लेकर के आ गए क्लास में, और स्केच पेन है मेरे पास, बॉल अभी शुरू में ग्रीन है, ग्रीन पे है, इसका मतलब अभी हमने बोल दिया कि भाई अभी इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सी है या 30 डिग्री सी है, जो रूम टेम्परेचर है। बाद में हम उसको रेड से स्केच पेन से उसको रंग दिए और अब हम बता रहे हैं दिस बॉल इज 100 डिग्री सी है, रेड हॉट। तो ऑब्वियसली इतना करने के बाद, और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, तो ऑब्वियसली इतना करने के बाद स्टूडेंट को याद तो रहेगा कि बॉल जब हॉट होती है तो उसका कलर चेंज होता है, और जब कलर चेंज होता है उसका कारण अगर आप साइंस में पढ़ाएंगे तो मे बी वो उनको ज़्यादा याद रहेगा। आई एम करेक्ट और नॉट? इस चीज़ से रिलेट करते हैं सब कोई? और उससे आगे एक स्टेप हम बात करें, आई सी एंड आई बिलीव, मतलब कुछ देखने के बाद हमको विश्वास होता है अच्छा ऐसा होता है। अगर हम उसको कर दिए, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, अगर हम एक स्टेप आगे एफर्ट ले करके हम परफॉर्म करके दिखा दिए क्लासरूम में, तो ये बच्चों को हमेशा के लिए याद रहेगा, समझ में आ जाएगा उनको। समझ मतलब परफॉर्म कैसे? अब यही बॉल की मैं बात लूँ, एक स्टेप था कि बोर्ड पे केवल ड्रॉ कर दिए, टेम्परेचर बता दिए, हीट बता दिए। दूसरा था ड्रॉ करने के बाद हम एक बॉल लेकर के आ ही गए, दिखा दिए, तो उनको और ज़्यादा समझ में आया, उनको भरोसा आ गया कि अच्छा ऐसा होता है। और कहीं पे अगर हम छोटा सा बर्नर लेकर के एक स्टील बॉल को गर्म करके ही थोड़ा सा दिखा दें, तो ऑब्वियसली इतनी प्रैक्टिस के बाद और उससे जो फर्दर रिलेटेड टॉपिक्स है, रेडिएशन, कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हम बताएं तो बच्चों को 100% समझ में आ जाएगा। सो इस बात को हमको याद रखना है, आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई बिलीव, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। और ये चीज़ केवल बच्चों को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे खुद के प्रैक्टिस के लिए भी है। अगर हम खुद भी अपनी पर्सनल लाइफ में ये सारी चीज़ें करें तो हमको पर्सनली भी बहुत सारा फायदा होगा। नाउ ट्रेडिशनल टीचिंग को डिस्कस करते हुए जब हम आगे आ रहे हैं, तो मल्टीमीडिया लर्निंग प्रोसेस, अब ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझें। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, कोई बात नहीं, बट जो लोग नहीं, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा उनको नहीं है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है मल्टीमीडिया लर्निंग प्रोसेस। जैसा कि नाम बता रहा है, मल्टीमीडिया, मीडिया है, ठीक है, इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल इनपुट्स हैं, मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसलिए इसका वर्ड यूज किया गया है मल्टीमीडिया।
मल्टीमीडिया, जैसा कि आपको एक डायग्राम दिख रहा है कंप्यूटर, अब आज के डेट में मल्टीमीडिया लर्निंग अगर टीचिंग करना है तो कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। टैब आ गया है, लैपटॉप आ गया है, कई सारे छोटे गैजेट्स, और इनका कॉस्ट भी काफ़ी कंपेरेटिवली कम हो गया। अगर हम चाहें तो हम एक प्रॉपर टीचिंग गैजेट रेडी करके हमेशा रख सकते हैं, कहीं भी लेक्चर लेना हो, कहीं भी कुछ भी करना हो, परफॉर्म कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या क्या है, देखिए। ऑडियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑडियो। छोटे बच्चों को अगर हमको बताना है कि डिफरेंट जो एनिमल्स एंड बर्ड्स होते हैं उनकी आवाज़ कैसी होती है, तो हम लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं, मगर क्या लिटरली हम उनको सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अलग अलग, मान लीजिए अलग अलग जो एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं, है ना, तो उसकी आवाज़ को हम कैसे सुनेंगे? पेंगुइन है तो पेंगुइन कैसे बात करती होगी, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे इन चीज़ों पे जहाँ पे हमारी पहुँच ही नहीं है ना, तो उसको परफॉर्म करने के लिए मल्टीमीडिया जो है वो बहुत बहुत हैवी टूल है हमारे पास। हम डिफरेंट डिफरेंट 10 अलग अलग एनिमल्स बर्ड्स की आवाज़, रिकॉर्डेड आवाज़ अगर बच्चों को सुना दे तो वो उनको हमेशा याद रहेगा कि अच्छा ये ऐसा आवाज़ निकालते हैं। ऑडियो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ इनोवेटिव टीचिंग। स्टिल पिक्चर्स मतलब पिक्चर, हम कोई भी जैसे कुतुब मीनार है, अब काफ़ी सारे बच्चे दिल्ली नहीं गए होंगे, कुतुब मीनार नहीं देखे होंगे, तो हम एक बहुत ही हैवी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का पिक्चर दिखा के और उसको जूम करके उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, जैसे ईंट कैसे रखे हुए हैं, गोलाई कितनी है, 3D व्यू में उसको हम लोग परफॉर्म करके दिखा सकते हैं कि देखो बच्चों इस प्रकार का ये पिक्चर्स होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुतुब मीनार, पीसक मीनार एंड गोल घर एंड वॉट एवर। साइंस में भी बहुत इंटरनली डीप में चीज़ों को जूम करके दिखाया जा सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ एग्जिस्ट करती है। और सिमिलरली हर सब्जेक्ट में, एसएसटी में, इंग्लिश में, अगर हमको बॉडी लैंग्वेज सिखाना हो तो हमको ये दिखाना होगा कि हमारा ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होता है, शोल्डर हमारा टाइट होना चाहिए, मतलब स्ट्रेंथन होना चाहिए, कई सारी चीज़ें, एक बारीकी से बारीकी चीज़। जैसे पिक्चर्स भी है तो पिक्चर्स भी कई लोग जानते हैं कि नहीं पिक्चर दिखा के पढ़ाया जा सकता है, मगर एक पिक्चर को कई प्रकार से भी दिखाया जा सकता है, हमको इसको समझने की जरूरत है। जूम इन जूम आउट रोटेट करके उसको अपसाइड डाउन करके कई सारी चीज, कई प्रकार से एक ही पिक्चर को हम कई प्रकार से दिखा सकते हैं। और उसके बाद आया है एनिमेशन, तो ये तो और भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम एनिमेशन की मदद से समझा सकते हैं। जैसे पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ तो हम सभी लोग कार में, बस में बैठते हैं, इवन रिक्शा में भी बैठते हैं, है ना, उसमें एक छोटा सा पीछे एक पार्ट लगा हुआ था है डिफरेंशियल। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मैं शेयर कर रहा हूँ, सबको समझ में आएगा। आनंद सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो सब लोग बस, कार, ट्रक और कार में, रिक्शा पे बैठ चुके हैं, बैठते हैं हम लोग मतलब डेली लाइफ में। तो वहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है डिफरेंशियल सिस्टम उसको बोलते हैं, वो पैक रहता है। और समझ में, मैं कई बार उसको ट्राई किया समझने का कि आखिर ये काम कैसे करता है। मैंने एक दो टीचर से बात किया तो उन्होंने डायग्राम ड्रॉ करके बताया, मगर फिर भी हमको समझ में नहीं आया। और ये बात मैं बता रहा हूँ आज से 10-12 साल पहले की, और उस टाइम मैंने एनिमेशन यूज़ किया, कुछ वीडियोस देखे, और आज तक मेरे को पूरा क्लियर हो गया कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ कैसे काम करती है। तो एनिमेशन, मोशन पिक्चर, टेक्स्ट, वीडियोस, इन सभी की मदद से ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं मल्टीमीडिया लर्निंग प्रोसेस के, इन सब का एक्सटेंसिव यूज हमको सीखना चाहिए। एक्सटेंसिव यूज, केवल यूज नहीं। जैसे आई एम श्योर दैट एवरी टीचर, एवरी मेंबर always use some pictures, some videos to explain some topics to students, ये हम लोग करते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है हमारे लिए, अभी हम लोग इसको करते आ रहे हैं। मगर जो हमको अब से सीखना है दैट इज एक्सटेंसिव यूज करना है, बहुत ज़्यादा उपयोग करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए।
तो जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स में केवल टीचर और स्टूडेंट इन्हीं दोनों के बीच जो भी नॉलेज शेयरिंग होगी। मल्टीमीडिया लर्निंग में एक थर्ड इनपुट आ जाता है, मल्टीमीडिया टूल्स, जो कि अभी हम डिस्कस किए, दैट इज पिक्चर्स, एनिमेशन, वीडियो। तो टीचर, स्टूडेंट, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, टीचर, स्टूडेंट और बीच में है मल्टीमीडिया, मतलब मल्टीमीडिया गैजेट, मल्टीमीडिया टूल, वीडियो, व्हाटएवर बीच में है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ स्टूडेंट है, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो वो दिखा के पूछेगा कि सर यहाँ पे ये चीज़ है, नहीं समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से लर्निंग टीचिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। माइंड मैप, अब ये क्या है, सोचिए इसका डेवलपमेंट जो है, इसका जो इन्वेंशन है मिस्टर टोनी बुजान ने 1960 में ही किया था। उनकी क्रिएटिविटी कितनी रही होगी। ये शायद जापान के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था, माइंड मैप। इसको थोड़ा सा हमको समझने की ज़रूरत है। ये मैं चाहूँगा, मैं मीन्स अपील करूँगा सभी मेंबर्स और n-1 जी। तो माइंड मैप मैं सभी मेंबर से अपील करूंगा कि इस पे हम लोग एक्सटेंसिव डिस्कशन करें। माइंड मैप क्या है? देखिए, माइंड है, मैप है। मैप जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जैसे बक्सर का ही मैप अगर उठा के देखें तो मान लीजिए बीच में स्टेशन है, इसके तरफ रामरेखा घाट है, इधर इटारी रोड जा रहा है ना, मैप कुछ ऐसा ही। तो माइंड मैप जो टेक्निक है वो मैपिंग ही है, इट इज जस्ट अ मैपिंग। मगर इसको, जैसा कि मैं एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, एक्सटेंसिव यूज। अब मैप, जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो ये जो मैपिंग टेक्निक है, इसका एक एक्सटेंसिव यूज हमको करना है। अगर हम इस चीज में काफी प्रो हो गए तो हमारी जो, आई एम श्योर दैट जो आपकी टीचिंग है, जो आपकी मेथोडोलॉजी है, वो कई गुना आगे बढ़ जाएगी। तो हम लोग डिस्कस करते हैं माइंड मैप क्या है। जैसे इसको एग्जांपल से ही ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अश्विनी सर हैं, सरोज सर हैं, एसएसटी के जो टीचर्स हैं, संदीप सर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए महाराणा प्रताप है, ठीक है। बुक्स में कैसे लिखा रहता है महाराणा प्रताप जी का? नरेशन लिखा रहता है कि महाराणा प्रताप थे, उनके फैमिली में मदर ये थी, फादर ये थे। लाइन बाय लाइन लिखा रहेगा, जन्म दिवस कुछ इस प्रकार है, काफी ब्रेव थे, और ऐसा बहुत सारा नरेशंस रहता है। अब इसी चीज को माइंड मैप की मदद से कैसे किया जाएगा? सेंटर में लिख, जैसे हम बोर्ड पे सेंटर में ड्रॉ कर दिए महाराणा प्रताप, हमने लिख दिया। अब यहां से हमने एक कर्व लाइन निकाला, ही वॉज अ वेरी ब्रेव वॉरियर, और ब्रेव वॉरियर लिखा और उसके नीचे लिख दिया उन्होंने कौन कौन सी लड़ाई जीती थी, और उसके बगल में लिख दिया ईयर, प्रेजेंटेशन कर दिया। फॉर एग्जांपल, ऑल्दो मुझे अगर मेरी गलती हो तो माफ कीजिएगा, फॉर एग्जांपल वो महाराष्ट्र के किसी युद्ध में जीते थे, तो हमने क्या किया, महाराणा प्रताप जो बीच में सेंटर में बनाया है, वहां से एक लाइन निकाला, महाराष्ट्र के उस पर्टिकुलर जगह का नाम लिखा, फॉर एग्जांपल अमरावती। अमरावती में, और अमरावती से रिलेटेड अगर कुछ जो चीजें हैं, जैसे वहाँ पे मंदिर बहुत अच्छा है, या वहाँ पे कोई टॉम्ब है, तो उस टॉम्ब का डायग्राम भी बना दिए और ईयर लिख दिया। उसके बाद उन्होंने अगर कोई दूसरा युद्ध जीता, तो फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में कोई, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको फैक्ट की तरह ना लें, तो कोई आंध्र प्रदेश में कोई प्लेस है, तो उस प्लेस को हमने लिखा, उसके बगल में उसकी जो रिलेटेड चीज़ें हैं, तो जो स्पेशलिटी है उसको ड्रॉ किया और बगल में ईयर लिख दिया। उसके बाद उनका जन्म दिवस याद करना है, तो एक दूसरी सेंटर से ही दूसरा लाइन निकाले, जन्म दिवस जहाँ हुआ है, जिस प्लेस पे हुआ है, वो हमने नाम लिखा, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग डायग्राम बना दिया और ईयर लिख दिया। इस प्रकार से नैरेटिव्स जो उनका है, हमने एक मैप के थ्रू उसको प्रेजेंट कर दिया बोर्ड पे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है, ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, और हर सब्जेक्ट में, आई एम टेलिंग यू, हर सब्जेक्ट में माइंड मैप का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसको हम लोग को सीखने के लिए, प्रूव करने के लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा,
और प्रैक्टिस करनी होगी। और बहुत ही सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी फ्रूटफुल एंड इफेक्टिव टेक्निक है, जो हमारे खुद के टीचिंग स्टाइल, पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप कर देगा। हमारा स्टाइल ही बदल जाएगा पढ़ाने का। माइंड मैप में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है दैट इज मेकिंग नोट्स। नोट्स बनाने पड़ते हैं और उस नोट से की वर्ड्स और इमेजेस को निकालना पड़ता है। मतलब माइंड मैप, अगर माइंड मैपिंग टेक्निक का यूज करके पढ़ाना है तो हमको नोट्स, जो जिस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स है, उससे कीवर्ड और इमेजेस हमको निकाल के रखना पड़ेगा और उसी कीवर्ड और इमेजेस को ड्रॉ करके स्टूडेंट्स के सामने हमको प्रेजेंट करना होगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये बहुत ही सेंसेसरी टूल है। मतलब ये एक सेंसेशन पैदा करेगा बच्चों में। अच्छा, ऐसा हुआ था। फॉर एग्जांपल, महाराणा प्रताप यहाँ गए, महाराष्ट्र के किसी जगह में गए, वहां से फिर वो आंध्र प्रदेश में आ गए, फिर वो कर्नाटक में चले गए। तो इस प्रकार से एक पूरा मैपिंग, जितना इंफॉर्मेशन हो सकता है वो सब हम एक सिंपल से बोर्ड पे ड्रॉ करके, हमारे जो टेक्निक है, जो टीचिंग स्टाइल है, इसको हम पूरा ब्रॉड तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो अब आप जो इंफॉर्मेशन शेयर किए स्टूडेंट्स को, वो उनके दिमाग में, उनके परिवेश में बहुत दिनों तक रहेंगे। मैं इस बात पे जरूर कुछ सीनियर टीचर्स का उनके विचार जानना चाहूँगा कि माइंड मैपिंग टेक्निक जो है, आप कैसे इसको अपने विचार इस पे जरूर बताइएगा मुझे, प्लीज। अश्विनी सर, जो मैंने एग्जांपल जो दिया अभी, क्योंकि आपने हाल ही में परफॉर्म भी किया था, तो कैसा आपको लग रहा है ये? सर जहाँ तक बात है, जी सर, मैं माइंड मैपिंग की जहाँ तक बात है, तो एक चीज आपने बताया कि इसको बनाने से पहले हमें क्या करना होगा कि नोट्स बहुत जरूरी है इसके लिए। जी। और मैं सोशल स्टडी की टीचिंग में यह बताया, मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं हम बस डेकोरेट करते हैं चीज़ों को। हिस्ट्री जो है वो बदली नहीं है, ना बदल रही है। बस उन चीज़ों को हम अरेंज करके बच्चों को एलोबरेटिव तरीके से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कराने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं एक सेकंड वीडियो ऑन करता हूँ तो समझ में आएगा। या बिल्कुल फिर बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं वीडियो को मैं अपने नोट्स पे लेके आता हूँ, आप देख सकते हैं। इसको दिख रहा है सर? जी आ रहा है। इसमें 9 ज्वेल्स ऑफ द अकबर्स कोट हैं, ठीक है? जी जी। 9 ज्वेल्स ऑफ द अकबर्स कोट मैं अगर सिर्फ और सिर्फ चॉक एंड डस्टर्स की हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे लिख दें, ठीक है, कि जो 9 ज्वेल्स ऑफ द अकबर्स कोट हैं, बच्चों को नाम भी बता दें, तो क्या बच्चे वो 9 ज्वेल्स ऑफ द अकबर्स कोट को याद कर लेंगे? ठीक है, याद भी कर लेंगे, रट लेंगे, लेकिन हमें जहां तक मालूम है, या फिर मैं जहां तक समझता हूं कि बच्चे उतनी जल्दी से उसको फॉरगेट भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको टेक्निकली हम अगर अरेंज करते हैं और एक सेंटेंस के रूप में उनको अगर बता देते हैं, जैसे मैंने, आपने देखा भी होगा, HAT हैट और बैट में FM, ये एक ट्रिक के मेथड से मैंने उनको अरेंज किया। और बस इतना ही, मैंने 5 वर्ड्स उनको याद करने के लिए बोला और मैंने बोला कि फर्स्ट लेटर ऑफ दिस ऑल द 9 ज्वेल्स ऑफ द अकबर्स कोट यू हैव लर्न इट। तो आप 5 वर्ड से, 5 सेंटेंस लेटर से पांचों आपके नेम याद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माइंड मैपिंग है। या फिर मैं ये एक और आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जो है किंग्स ऑफ द मुगल्स, ठीक है, और उनके ब्यूरिड प्लेस, और ये कहीं ना कहीं अरेंजिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको देख रहा हूँ सर। जी, बाबर, BHAJSA बादशाह और कादी सिलाराबाद। तो ठीक है अश्विनी सर। जी सर। हाँ ठीक है, आप टीचिंग टूल की बात कर रहे हैं, इनोवेशन इन टीचिंग की तो बात अमित सर कर ही रहे हैं। जी जी। टीचिंग में इनोवेशन टीचर टू टीचर वेराई करता है, सब सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर का अपना इनोवेशन होता है, लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग ले जाने के लिए। ठीक है अमित सर, अच्छा ठीक है अश्विनी सर, बढ़िया। तो सर क्या है कि ये हमको खुद इवेलुएट करना है, खुद भी, मतलब इसका कोई थंब रूल नहीं है कि आपको यही करना है, SST में यही करना है, कंप्यूटर में यही करना है, इंग्लिश में ऐसा ही करना है। नो, देयर इज नो थंब रूल।
ये हमको अपने इंटेलेक्चुअल से ही, अपनी समझ से ही सब बहुत सारी चीजें हम डेवलप कर सकते हैं। मतलब इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग में ये एक वास्ट स्कोप है, वास्ट स्कोप है इसमें कि आप क्या क्या नया ला सकते हैं, अनगिनत चीजें हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो माइंड मैपिंग पे हम लोग ध्यान रखें, माइंड मैपिंग करें। पहले तो खुद ही थोड़ा सीखना होगा, और फिर जैसे देखिए एक एग्जांपल है, स्केलर क्वांटिटीज, है ना। अब ये भी हालांकि है तो ये टेक्निकल टर्म, तो इसको बहुत ही इजी है, बहुत समझ सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज जैसे हम लोग पढ़ाते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज वो होते हैं जो जिनमें दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। जैसे एक जहाज, एक हवाई जहाज 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही है टुवर्ड्स वेस्ट, तो उसमें दिशा होती है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी, तो उसमें दिशा होती है। तो वो जो क्वांटिटीज है उसको एक अलग नाम दिया गया है, डेट इज वेक्टर क्वांटिटीज। तो मान लीजिए हमको स्टूडेंट को स्केलर क्वांटिटीज बताना है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या होते हैं, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनमें दिशा नहीं होती है। ऑल्दो हम, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम लिख सकते हैं बोर्ड पे, स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है। तो हमने लिख दिया, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है टेम्परेचर, लेंथ, चार्ज, प्रेशर, है ना, स्पीड। ये लिख, अभी तक मैं खुद बताऊं तो ज़्यादा नहीं, 2-3 साल पहले तक मैं भी खुद ही लिख के ही बताता था, मगर जैसे ही मैं मल्टीमीडिया का उपयोग सीखा, थोड़ा इनोवेटिव टीचिंग्स में प्रैक्टिस करने लगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा। जैसे स्केलर क्वांटिटी है, तो अब जैसे टेम्परेचर, अब मुझे बताना है कि स्केलर क्वांटिटी, जैसे टेम्परेचर, तापमान, जैसे हमें बुखार लग गया तो हम थर्मोमीटर से तापमान नापते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी। इस तापमान में कोई दिशा नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि मुझे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार अगर है तो वो उत्तर दिशा में है, टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो टेम्परेचर, तो हमने क्या किया, मीन्स माइंड मैपिंग की मदद से देखिए, टेम्परेचर को शो करना है, उसके नीचे एक थर्मोमीटर का साइन बना दिया, और ये इसके पास स्केलर क्वांटिटी के सामने से लिख दिया। मतलब ऐसा है कि टेम्परेचर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ, तो लेंथ लिखने की बजाय हमने क्या किया, लेंथ को एक स्केल के ऊपर लिख दिया, और इस जो लेंथ है वो स्केलर क्वांटिटीज के पास से एक लाइन से जोड़ दिया। मतलब ये समझ में आ रहा है कि लेंथ जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बगल में देखिए स्पीड, स्पीड दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट स्पीड ना लिखते हुए थोड़ा सा सेंसेशन पैदा करने के लिए बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे ये सब जब पहली बार पढ़ते हैं ना स्केलर क्वांटिटीज, तो बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, इंथुजियास्टिक हो जाते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या है। तो थोड़ा पिक्चर का यूज किया गया। एक स्पीडिंग ट्रक जैसा दिख रहा है, गाड़ी जो बहुत तेजी से जा रही है, आगे में एक ड्राइवर बैठा हुआ है, और देखिए उसके बाल भी उड़ रहे हैं, अगर आप पिक्चर को गौर से देखेंगे, और उसके आगे से 2 हाथ निकले हुए हैं स्टीयरिंग की तरफ, है ना, और पैर जो है वो एक्सीलरेटर के ऊपर रखा हुआ है। मतलब छोटा सा हमने डायग्राम इसको ड्रॉ किया, तो ये समझ में आ रहा है कि अच्छा स्पीड मतलब ट्रक बहुत ज़्यादा तेजी से जा रहा है, उसी को स्पीड बोला जा रहा है। तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो बस चीज़ वही है, तरीका नया है। टाइम, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, टाइम, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो हमने टाइम की जगह क्या किया, एक घड़ी ही बना दिया। और घड़ी जब हम बनाएंगे तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई अभी 2 बज रहा है, जैसे कि घड़ी में आप देख सकते हैं करीब 2 बज रहा है। और इसमें और इससे रिलेटेड और की जो चीज़ें हैं, है ना, सेकेंड, मिनट, आवर, उसका स्पीड, वो कितनी तेज़ी से घड़ी घूमती है ना, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो ये एक माइंड मैपिंग का बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल है। वॉल्यूम, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है मतलब घनत्व, वॉल्यूम को वॉटेवर जो वॉल्यूम है, तो ग्लास में हमने मान लीजिए आधा पानी भरा हुआ है ना, ये तो हम बता रहे हैं कि वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं, क्योंकि पिक्चर हमने बना ही दिया है सामने, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ग्लास का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। मास हो गया, एनर्जी हो गया, तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हर सब्जेक्ट में, मैं बार बार कह रहा हूँ हर सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं है साइंस में चीज़ें बस थोड़ी सी ज़्यादा आसान है इनोवेटिव टेक्निक को यूज़ करना, बाकी चीज़ों में थोड़ा सा गैजेट्स वगैरह इकट्ठा करना पड़ेगा। मगर माइंड मैपिंग का उपयोग करके हम बहुत ही इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं टीचिंग विद सेंस ऑफ ह्यूमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है और स्ट्रेस को कम करता है आपके लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट है, ज़्यादातर बच्चों के मन में रहता है कि मैथ बहुत टफ है, ऑल्दो मैथ बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, मैथ की टीचिंग है। या फिजिक्स की ही बात करें, फिजिक्स को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, जो बच्चे पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा, चूँकि न्यूमेरिकल भी है। या एसएसटी, पर्सनली मुझे तो एसएसटी ज़्यादा टफ लगता था क्योंकि उसमें थोड़ा समझना मतलब याद रखना टफ है। अब ऐसे भारी भरकम सब्जेक्ट को जब पढ़ना है तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। अगर मैथ्स का पेपर होने वाला है तो स्ट्रेस तो अपने आप ही आ जाएगा कि मैथ का पेपर कैसे बनेगा, क्या बनेगा। तो सोचिए जब इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को पढ़ाना हो तो हमको थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी इनपुट करना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर, जैसे ही टीचर जाएंगे क्लास में, थोड़ा सा वो माहौल को लाइट किए तो बच्चे भी थोड़ा रिलैक्स मोड में आएंगे एंड दे विल गेट रेडी टू एब्जॉर्ब व्हाट यू आर गोइंग टू डिलीवर। जब आप माहौल को लाइट करेंगे, अब ये माहौल को लाइट कैसे करना है ये तो अलग अलग इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या है, तो उस केस में बच्चे तैयार हो जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको लगता है कि नहीं हम कुछ अच्छा पढ़ने वाला है, इंटरेस्टिंगली काफ़ी कुछ सीखेंगे हम लोग। तो सेंस ऑफ ह्यूमर में सबसे पहले है लाफ्टर इज अ नेचुरल यूनिवर्सल फेनोमेनन विथ बेनिफिशियल इफेक्ट बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो हालांकि हर आदमी का, हर टीचर का, हर इंडिविजुअल का नेचर अलग है, पर्सना अलग है। थोड़ा सा हम लोग हंसी मजाक के मूड में रहें, लाइट मोड में थोड़ा सा लाइट रखें और हंसने मुस्कुराने से जो है हमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान तो है नहीं, नुकसान तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। ऑल्दो बेनिफिट्स क्या है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ही है मेरे पास, कि अगर हम थोड़ा सा हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ाएं तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और स्ट्रेस हमारा भी कम होगा, उनका भी कम होगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि एवरीवन, सब लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई पर्सन ही क्यों ना हो, एवरीवन लव्स अ टीचर विथ एन इन्फेक्शियस सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसे टीचर्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, दूर दूर तक पसंद किए जाते हैं जिनमें इन्फेक्शियस सेंस ऑफ ह्यूमर है। मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर तो है ही, काफ़ी इन्फेक्शियस है, मतलब अगर उनके साथ कुछ दिन रहने लगे तो हम भी सेंस ऑफ ह्यूमर सीख जाए। तो आप खुद सोचिए, आप वैसे इंसान से दोस्ती करते हैं जो मिले तो थोड़ा हंसे मुस्कुराए, लाइट माहौल में रहे। तो सोचिए बच्चे भी तो वैसे टीचर्स को ही पसंद करेंगे ना जो क्लास में बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी इजी तरीके से बताएं, इजंट इट। और ऐसे टीचर्स के लिए भी काफ़ी वो मीन्स ऐसे टीचर्स काफ़ी कनेक्ट बना पाते हैं, उनका जो कॉर्डियल रिलेशनशिप है, मतलब वो स्टूडेंट को टच कर पाते हैं, उनको छू पाते हैं, छूना इन द सेंस उसकी प्रॉब्लम्स को भी समझ पाते हैं। बच्चे उनसे शेयर करने लगेंगे, सर मेरे पढ़ाई के अलावा भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, ये एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही है। तो जब बच्चा जो है, स्टूडेंट जब आपसे इस तरह की बात शेयर करने लगे, अपनी प्रॉब्लम बताने लगे, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेज में हैं और आपके पास मौका है उसके जीवन को सुधारने का, उसको हेल्प करने का। और उसी टाइम पे अगर आप सही तरीके से उसको गाइड करते हैं तो ही विल राइज अप एंड अप इन हिज लाइफ। तो ओवरऑल सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा रखना चाहिए, ऐसे लोग काफ़ी पसंद किए जाते हैं और ऐसे लोग नॉलेज काफ़ी अच्छा शेयर भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सीरियस होके ही कॉम्प्लेक्स चीज़ पढ़ाना है, नहीं। हम लोग हर टीचर ये कोशिश करें कि माहौल को थोड़ा लाइट रखें। एबिलिटी टू रिलैक्स पीपल एंड रिड्यूस टेंशन, एज यू ऑल नो सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसा चीज़ है, भले ही दिन थोड़ा सा खराब ही क्यों ना हो, लेकिन क्लास में जैसे ही थोड़ी हंसी मजाक हुई, थोड़ा अच्छे लोग मिल गए, थोड़ा स्टूडेंट के साथ हंसी मजाक हो गया थोड़ा बहुत, तो टेंशन दोनों तरफ से रिलीज होगा। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी। जब आप स्ट्रेस कम लेंगे तो आप बियर ज़्यादा कर पाएंगे, हमारी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो उस केस में स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, क्योंकि हमको एज अ क्लास टीचर, एज अ सब्जेक्ट टीचर, हमको रोज स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है कि आज हमको क्या पढ़ाना है।
कल क्या पढ़ाना है, परफॉर्म क्या कराना है, टेस्ट कैसे लेना है, क्या क्या क्वेश्चन देना है। तो जब स्ट्रेस कम रहेगा तभी ये सारी स्ट्रेटजी जो है वो अच्छे से फुलफिल भी हो पाएंगी, बन पाएंगी अच्छे से। और इस सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करने के लिए ऐसा नहीं कि अब देखिए ये भी बड़ा ही मीन्स डेलिकेट टाइप का चीज़ है। हमको सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना है मगर उसका दायरा भी सीमित करना है। हंसी मजाक में तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं मगर वो हमको क्रॉस नहीं करना है। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना होगा। जैसे हम लोग मकसद में हैं, अगर हम लोग भोजपुरी ही बोलने लगे क्लास में जाकर, ठीक है हम टेक्निकली बात करेंगे, हम स्ट्रेस फोर्स सारी चीज़ें बताएंगे मगर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लाइट कर देंगे तो दैट विल ऑल्सो भी, वो भी सही नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा वो चीज़। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर में थोड़ा सा लिमिट हमको खुद बनाना पड़ेगा। और जैसे कार्टून वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। कार्टून काफ़ी मीन्स बहुत ही अच्छा वे ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज विथ अ सेंस ऑफ ह्यूमर। कार्टून जैसे हम लोग सभी लोग पेपर में देखते हैं, गहरी गहरी बातें, गंभीर बातें भी बहुत ही शांत तरीके से और अच्छे तरीके से बता दी जाती है। स्टूडेंट्स एंजॉय ह्यूमर इन फॉर्म ऑफ फनी एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स क्या है आप सब लोग जानते होंगे। ये स्पेशली साइंस में भी, नॉन साइंस में भी बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है। अगर हम लोग क्लासरूम में जाकर के छोटे से छोटा परफॉर्मेंस करें, जैसे फोर्स है, फोर्स बताना है हमको, मान लीजिए हमको फोर्स बताना है और प्रेशर भी बताना है, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए मोबाइल लिया, या मोबाइल की जगह कुछ और भी ले सकते हैं जो बच्चों को अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल कुछ लकड़ी का टुकड़ा या वॉट एवर जो आप भी सोच सकते हैं। तो मान लीजिए फोर्स लिया, मतलब कोई ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे दबा के दिखाया, अब ये हो गया फोर्स। अब इसी में हमको प्रेशर बताना है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में फोर्स लगेगा तो उसको बोल देते हैं प्रेशर। तो इसको थोड़ा सा ह्यूमरस वे में हम परफॉर्म कर दें तो ये जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो बच्चों को बहुत इजीली समझ में आए। ये जो है ये और भी ज़्यादा स्पेशली मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया है। Z2A अप्रोच, सभी लोगों का मैं ध्यान चाहूँगा इस तरफ। Z2A अप्रोच क्या है? नॉर्मली जो मैं गुजारिश करूँगा ये जूनियर विंग के टीचर से, बच्चों को हम लोग ABCD X2 XYZ पढ़ाते हैं या Z Y X और वापस से A पर लाते हैं? कोई बताएंगे? जो जूनियर क्लास के जो मीन्स नर्सरी 1 2 3 4 के जो मेंबर्स हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज आप लोग बताइए। हम लोग बच्चों को ऑब्वियसली ABCD ही पढ़ाते हैं, ABCD से स्टार्ट करेंगे Z तक ले जाएंगे, है कि नहीं? यस सर, यस सर। जी मैम जी। लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा ये सोचना है Z2A अप्रोच, थोड़ा सा हायर स्टडी में ये ज़्यादा यूज होगा, मे बी आफ्टर क्लास 8 या आफ्टर क्लास 10। तो इसमें क्या है, Z2A वापस उल्टा हमको सिखाना है। तब बच्चे क्या है, उनको लगेगा अच्छा ये मतलब थोड़ा सा उल्टे तरीके से हम जाएंगे तो उनको कुछ नया लगेगा, ओ ऐसा होता है। तो इस प्रकार से, और ये भी बड़ा ही, इसमें भी पहले खुद अपने आप को प्रो करना पड़ेगा, अपने आप को उसमें एक्टिव करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ सभी के लिए। मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ाना है और वो टॉपिक जब पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, करेक्ट? तो जो टॉपिक पढ़ाना है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जाते ही टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। जाते ही टॉपिक को स्टार्ट किए और उसके बाद हम लोग लास्ट में क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा सभी से कि एक क्लास में आप पहले लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लिख दें। कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करते हुए पहले हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दें, पहले बच्चों को क्वेश्चन नोट करवाते हैं। टॉपिक नहीं पढ़ाना है अभी, भाई बच्चों ये सवाल आने वाला है एग्जाम में। जब बच्चे पहली बार क्वेश्चन देखेंगे उनको धीरे धीरे
जी, इन तो लोग करिए बच्चे पहली बार क्वेश्चन देखेंगे तो अपने हिसाब से करें पॉइंट ऑफ। हाँ हाँ गिरी सर जी सर जी, बस मैं हो जा रहा है। तो हम लोग क्या किया, पहले क्वेश्चन ही लिख दिया और बच्चे जब उसका आंसर नहीं पता है उनको उनको ये तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चंस आएंगे। अब उनके मन में एक टारगेट आ गया कि इन क्वेश्चंस का आंसर हमको चाहिए अगर हमको एग्जाम में पास होना है तो। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम साइड में कर देंगे, केवल लिखवा दिए, उनके मन में एक चिंगारी जगा दी कि ये क्वेश्चन का आंसर हमको चाहिए। अब हम पढ़ाना शुरू किए, टॉपिक पढ़ाना शुरू किए। जैसे जैसे आप टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे उनको हर क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा, उनके मन में एक सेटिस्फैक्शन का भाव होगा, अच्छा ये समझ गया, ये नहीं आ रहा था मुझे, ये समझ गया, सेटिस्फैक्शन का भाव होगा। तो इसी को बोलते हैं Z2A अप्रोच। थोड़ा सा उल्टा रास्ता भी अपना करके देखें, ये भी एक इनोवेटिव टीचिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसकी खासियत क्या है, इसके स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, बच्चों में इंटरेस्ट जगाता है। अच्छा पहले हम टारगेट ही मिल गया, तब हमको रास्ता अब ढूंढेंगे कि उस टारगेट पे पहुंचने की रास्ता क्या है। और ये लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी क्रिएट करेगा, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बहुत ज़्यादा मीन्स ये इफेक्टिव है याद करने में। वीकनेस क्या है इसमें, हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमको Z2A अप्रोच अपनाना है तो हमको बहुत ज़्यादा खुद के लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके हिसाब से फ्रेम करना पड़ेगा चीज़ों को, और तब जाके क्लास में डिलीवरी देनी होगी। तो इनिशियली ये डिफ़िकल्टी तो है, इनिशियली डिफ़िकल्टी है समझने में, प्लान बनाने में, मगर हाईली इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव है। तो आज के इस ट्रेनिंग में मैं मीन्स ये गुजारिश करूँगा सबसे कि Z2A अप्रोच भी हम लोग अपनाने की कोशिश करें। जी, तो Z2A अप्रोच। अब जैसे देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए, ये कुछ टावर दिख रहा है, सबको मालूम है ये पीसा का मीनार है ना। हमको ये दिखाना है, एक मैंने ये बनाया कि मतलब दो आगे एक और फिगर भी है, पहले इस फिगर को देख लें फिर इस फिगर को देखें। तो इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि इस टावर पे एक बच्चा चढ़ा हुआ है और वो देखिए दो रस्सी, उसके पास हाथ से दो रस्सी निकली हुई है, एक बड़ा बॉल उस रस्सी से टंगा है, एक रस्सी से छोटा छोटा सा बॉल टंगा हुआ है। आप सबको दिख रहा होगा। हमको Yes, अभी sir. कुछ नहीं बताना है, हम बच्चे को कुछ नहीं बताएंगे, हम बस ये फिगर दिखा रहे हैं अब केवल ये बता देंगे कि देखो बाबू उसके हाथ में ये दो तरह के बॉल हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, अगला फिगर दिखाएंगे, इन दोनों बॉल को सेम मतलब नीचे वो बॉल गिरा हुआ है, बस ये दिखाना है, ये दिखाना है। अब हम क्या है, अब हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहले फिगर दिखा दिए और पीछे का कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखो बेटा, एक तरफ बड़ा बॉल था, एक तरफ छोटा बॉल था, मीनार तो सेम है, हाइट यानी कि दोनों केस में सेम है। जब हम बड़े बॉल को छोटे बॉल को एक साथ गिराएंगे तो दोनों बॉल एक ही टाइम पे जमीन पे टच होगी। तो होता क्या है, ये ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके ऊपर अभी हम लोग नहीं आएंगे, ग्रेविटी सब लोग जानते हैं। अगर हम इसी चीज को सोचिए कि पहले हम ग्रेविटी समझा देते हैं, उसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, और हम बाद में बोलते हैं कि एक ही टाइम पे दोनों बॉल भारी, एक ज्यादा वेट का हो एक कम वेट का हो, सेम टाइम पे दोनों बॉल नीचे आएगा। ये भी टेक्निक खराब नहीं है, ये भी टेक्निक अच्छा है, मगर Z2A अप्रोच में हमने क्या किया, पहले डायग्राम दिखा दिया कि हम पहले बोल दिए कि ऐसा होगा, बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा, और उसके बाद हम लोग उसको एक्सप्लेन कर दिए कि जी के जब हम ग्रेविटी का फॉर्मूला निकालेंगे तो उसमें कहीं पर भी टाइम मास का वैल्यू नहीं आता है। यानी जब ग्रेविटी का फॉर्मूला निकालेंगे तो मास उसमें नहीं रहता है, इसीलिए मास पे डिपेंड नहीं करता है, वजन पे डिपेंड नहीं करता है, भारी हो या हल्का हो। अगर हम अपने स्कूल के बिल्डिंग पे चढ़ के एक बड़ा पत्थर गिराएं और एक रुई का टुकड़ा भी गिराएं तो दोनों सेम टाइम में नीचे गिरे। तो ये एक Z2A अप्रोच का थोड़ा सा एग्जांपल हुआ। कामना मैम,
मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर हम लोग बच्चे को, छोटे बच्चे को अगर इस तरीके से एक्सप्लेन करें, मे बी 5, 6 या 7 में, तो कैसा रहेगा? Good afternoon, sir. I think जी I'm सीमा, yes. getting the line. So I just want to share something on our behalf. जी आपने बहुत अच्छा ये बताया Z to A जो प्रोसेस है, जी और ये हम भी अप्लाई करते हैं being a science teacher in class 4 and 5. What I do, I just used to ask a question in the very beginning of my class. एक क्वेश्चन मैं पोज करती हूँ बच्चों के सामने कि क्या तुम्हें पता है कि ये क्यों होता है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि बच्चे बहुत ही एंथो हो जाते हैं, जस्ट टेंड टू थिंक कि आखिर ये हुआ कैसे। नॉर्मल से एग्जांपल लेकर मैं बच्चों को बता रही थी कैपिलरी एक्शन, though it is not a part of their syllabus, but just since we have already completed the syllabus, I thought कि चलो बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया जाए। तो मैंने पूछा, बच्चे अब ये बताओ, जब पानी गिर जाता है आपके घर पे, कोई पोछा या कपड़ा आप रख देते हो, तो पानी कैसे सूख जाता है? मान लो आपने कोई फोर्स नहीं लगाया उस पे, तो पानी कैसे सूखता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, है ना? और एक्टिविटी थी जो मैंने दिखाया था उनको क्लासेस में, तो वो पूछने लगे, हाँ मैम ये तो होता है ऐसे, लेकिन ये क्यों होता है ये हमें भी नहीं पता है, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है ये हमें भी नहीं पता है। एंड दिस वे आई जस्ट ग्रैब देयर अटेंशन एंड आई जस्ट वेंट ऑन, और बच्चों को एक्सप्लेन किया कि दिस इज नॉट नथिंग बट इट इज जस्ट द कैपिलरी एक्शन, जिसके थ्रू जो पानी होता है वो अपने आप ही एब्जॉर्ब किया जाता है उस धागे द्वारा जो रेशे से बना होता है, फाइबर। And you know, this is the very best example that you have showed today, and somewhere we are already using this process. So I think this should be used on a large scale. Extensive use should be extensive use. So I really agree with this, and it's really thankful. So thank you. तो इसमें एक और टेक्निक है, एक छोटा सा, मेन टॉपिक्स हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे वर्ड अप्रोच, कॉन्सेप्ट अप्रोच, एसोसिएटेड मीनिंग, इंक्रीज वर्ड पावर, डिक्शनरी, इंग्लिश में भी हम लोग मीन्स बड़े बड़े कॉन्सेप्ट के लिए छोटे छोटे वर्ड्स यूज कर सकते हैं और वर्ड्स का ही एक अरेंजमेंट बनाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे जॉब। जॉब का मतलब होता है काम। तो जॉब से रिलेटेड वर्ड्स हैं, जैसे जॉब जो है, जॉब हमने बोर्ड पे लिख दिया, उससे रिलेटेड वर्ड है मान लीजिए वर्क, दूसरा वर्ड लिख दिया इंगेजमेंट, तीसरा वर्ड लिख दिया ड्यूटी, चौथा वर्ड लिख दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम करना है हमको। तो इस प्रकार से अगर हम बहुत सारी वर्ड अप्रोच भी खेलें अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, तो डेट विल ऑल्सो बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। और जैसे रोल प्लेइंग, प्रैक्टिकल अप्रोच, थ्योरी सप्लीमेंटेड बाय प्रैक्टिकल। तो अदर टूल्स में क्या है प्रैक्टिकल अप्रोच, जैसा कि सब लोग अब बता ही रहे हैं, सीमा मैम ने बताया, अश्विनी सर ने बताया। तो प्रैक्टिकल अप्रोच ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है इनोवेटिव टीचिंग में। और जो भी हम थ्योरी दें, हम ये प्रयास करें कि जो हम थ्योरी दें उसमें कहीं ना कहीं माइंड मैपिंग, प्रैक्टिकल अप्रोच, डिस्प्ले, कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो। हाँ, अब ये थोड़ा सा हम वाइंड अप करने जा रहे हैं इनोवेशंस में हमको क्या करना है। अब देखिए, अभी तक हमने पिछले 1 घंटे में ये डिस्कस किया कि इनोवेशन कैसे करेंगे, ये करना चाहिए टेक्निक, और सबका अपना अलग अलग इंटेलेक्चुअल लेवल है, सब लोग करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस। हमको क्या करना चाहिए, जो मस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने फोन को रेडी रखें इंटरनेट से, हमेशा इंटरनेट उसमें रहे। हम ये कोशिश करें कभी इंटरनेट उसमें ख़त्म ना हो। फ़ोन की क्वालिटी भी जो है वो थोड़ा सा अच्छी रखने की कोशिश करें, क्योंकि पर्सनल लाइफ में खर्च तो हम लोग करते ही हैं। हम लोग एक अच्छा फ़ोन रखें। फ़ोन इसलिए रखें क्योंकि हैंडी है। हम लैपटॉप भी रखते हैं, मगर लैपटॉप इज़ नॉट दैट मच हैंडी। हम हर वक्त क्लास में लैपटॉप खोल के नहीं देख सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। उसके बाद हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। अगर मान लीजिए मेरा क्लासरूम ही है और मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मतलब करीब 200, 150, 200 बच्चों को हमको रोज़ पढ़ाना है, तो हमने क्या किया, एक परमानेंट सेटअप कंप्यूटर रख दिया।
ठीक है, सेटअप का कंप्यूटर वगैरह रख दिया। डिजिटल कैमरा ये हमारे पास रहे, कहीं भी हम जा रहे हैं, व्हाटएवर कहीं भी जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ मेरी काम की चीज़ें, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तुरंत उसका हम फोटो क्लिक कर लें। फोटो क्लिक करके अपने क्लासरूम में जब हम आएंगे तुरंत हम बच्चों को दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे ट्रेन, 2 ट्रेन के डब्बे में जो लिंक होते हैं, आखिर 2 ट्रेन के डब्बे कैसे जुड़ते हैं ये हमको बताना है। इंजीनियरिंग का एक मान लीजिए ये टॉपिक है, कौन सा ज्वाइंट होता है, तो इट्स बेटर हम नेट से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम कभी स्टेशन गए, मेरे पास कैमरा है, हमने 2-4 फोटो उसका लेके रख लिया, ए रियल फोटो जो स्टूडेंट को लेके, नहीं सर ने वाकई मेहनत किया है, रियल फोटो लेकर के आए, और फिर हम एक्सप्लेन करें, तो मतलब ये हमारे गैजेट्स एकदम रेडी रहे, हैंड हेल्ड हमारे पास रहे, हम कभी भी उसका उपयोग कर लें। MP3 प्लेयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि MP3 प्लेयर क्या गाना सुनने के लिए है, सॉन्ग सुनने के लिए। कई सारे उसमें साउंड है, कई प्रकार के मीन्स यूजफुल साउंड है, वो हम अपना प्ले कर सकते हैं। और कुछ यूजफुल वीडियोस में साउंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस केस में ये सब काम आएगा लैपटॉप। तो ये कुछ गैजेट्स हैं जो हम हमेशा अपने पास रेडी रखते हैं। हम ये मान के चले इट इज़ पार्ट ऑफ आवर टूल, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर बैग। अगर हम जब भी निकलेंगे तो बैग में तो ये चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। ब्लूटूथ हेडफोन, पेन ड्राइव हमेशा अपने पास रखें। इसको ये मत सोचिए कि आज काम नहीं है तो इसको नहीं ले जाएंगे, काम कभी भी पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने आप को तैयार करें। हमारा जो मेन गोल है, ये सारी ट्रेनिंग का मेन गोल क्या है, क्लैरिटी। जो भी इंफॉर्मेशन हमको बच्चों को देना है बहुत क्लियर तरीके से देना है, इस प्रकार से देना है कि उनको सारी बात समझ में आ जाए और बहुत देर तक उनको याद रहे, बहुत टाइम तक। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इनोवेटिव मेथड्स यूज कर रहे हैं। और जो हमारा मेन पर्पस है क्लैरिटी कैसे लाना है, ये हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें बस एक लास्ट वर्ड मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। स्टूडेंट नीड क्या होता है, इवैल्यूएशन असेसमेंट प्लस ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में OJT बोलते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग OJT। तो आजकल क्या है कि अगर हम किसी कंपनी में जॉब करने जाएं, मेरा जैसे किसी कंपनी में रिक्रूटमेंट हुआ, पर्सनली मेरा भी जब कंपनी में रिक्रूटमेंट हुआ था, तो वो लोग भी जानते हैं इंडस्ट्री वाले कि प्रॉपर तरीके से, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाना और फिर नौकरी पे रखना, डेट इज़ नॉट ओके फॉर एनीबॉडी। तो वो मात्र 1 हफ्ते की थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल ट्रेनिंग देंगे, ये करना होता है, आपको जॉब करना होता है, उसके बाद सीधा वो साइट पे लेकर के चले जाएंगे। जॉब जहाँ बन रहा है, जो भी काम हो रहा है साइट पे सीधा लेकर के चले जाएंगे फ्रेशर्स को और काम करवाना शुरू कर देंगे। भले उनके ऊपर सुपरवाइजर्स रहेंगे, तो कहने का मतलब उनकी जो ट्रेनिंग होगी फ्रेशर्स की, वो ऑन जॉब मतलब काम सीधा शुरुआत कर देंगे वो लोग। जॉब करने के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग होगी। ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेनिंग होगी और फिर वो अब साइट पे निकलेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये Z2A अप्रोच है और यही अप्रोच मेरे ख्याल से आजकल पूरी दुनिया में यूज हो रहा है। तो मेरा जो है यहीं तक था, ये सब चीज़ें डिस्कस करने का। जो हम जिस प्रोफेशन में हैं, जो टीचिंग मोस्ट नोबल प्रोफेशन है, इसको टाइम टू टाइम हम प्रयास करते रहें ताकि हम और अच्छा डिलीवरी कर पाए, अपना परफॉर्मेंस और अच्छा कर पाए। So this is all from my side. I thank you all for patiently listening to me, responding to me, and thank you very much, all of you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.